तो बच्चों इस क्लास में एनसीईआरटी के हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, हम बेसिकली बात करें, जब एक कैरेक्टर के दो ट्रेट पे उन्होंने क्रॉस करवाया, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि दो बातें बोली। हालांकि एनसीईआरटी ने यहाँ 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन मेंडल ने दो बातें बोली जिनको कि पोस्टुलेट के नाम से बोला जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई मेंडल का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि कैरेक्टर्स regulated by factors and factors are present in pair। और दूसरा अगर हम पोस्टुलेट देखें, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने बोला बच्चे कि पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, मतलब एक कोई डोमिनेंट रहेगा F1 जनरेशन में। और आप बताइए कि इन दोनों को हमने मिलाकर एक लाइन करके इसे हमने बोलना शुरू कर दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम कहते हैं कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट रहेगा, मतलब एक ट्रेट या एक फैक्टर डोमिनेंसी शो करेगा। लेकिन आपको समझना होगा वो एक तब डोमिनेंसी शो करेगा जब वो पेयर में हो। बिना पेयर के अकेला अगर कोई फैक्टर है तो वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, हमें क्या पता। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए, आप ये बात बोल पाओ कि भाई कैरेक्टर्स जो है उनको रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मींस जिनको आज हम क्या कहते हैं, जीन्स, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में। कैसे प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में। उनमें से जब F1 जनरेशन में हम जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने टॉल प्लांट की बात करी और हमने ड्वार्फ प्लांट की बात करी, हम लास्ट क्लास में ये बात कर चुके हैं। इसका जीनोटाइप हमने कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी लिखा, और इनसे जब हमने गैमेट्स बनाए कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, और इनमें जब क्रॉस करवाया तो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी पाया। तो आप बताइए इस प्लांट को आपने कैसा प्लांट बताया, तो हम कहते हैं कि इसको हमने टॉल प्लांट बताया। लेकिन आप बताइए कि मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी कि अगर इस प्लांट की हाइट 5 फीट है तो इस प्लांट की हाइट भी अप्रॉक्स 5 फीट ही आएगी। कैरेक्टर्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, लेकिन प्लांट कैसा है, टॉल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो फैक्टर पेयर में प्रेजेंट थे उनमें से जो कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट वाला जो था बच्चे फैक्टर, वो यहां पर क्या हुआ है, डोमिनेंट हुआ है, डोमिनेंट हुआ है। इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये जो जनरेशन है ये F1 जनरेशन है। तो आपको ये बताना होगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है बच्चे, वो F1 जनरेशन के बेसिस पर बताया गया था कि हमारे पास दो प्योर लाइन, बिल्कुल सही है, प्लांट्स थे। एक था कौन सा, ट्रू टॉल, और एक था ट्रू ड्वार्फ। यहाँ ट्रू लाइंस को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इनसे आप सीड लगाएंगे तो सारे टॉल आएंगे, इनके सीड लगाएंगे तो सारे ड्वार्फ आएंगे। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो हमें टॉल प्लांट मिला। इसका मतलब ड्वार्फनेस का जो कैरेक्टर था बच्चे, वो यहाँ पर क्या हो गया है, दब गया है, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। इसका मतलब हम कैपिटल टी को तो यहाँ बोल देंगे कि ये डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है, और स्मॉल टी को हम बोल देंगे कि ये रिसेसिव फैक्टर है। तो पेयर में फैक्टर होता है, लेकिन F1 जनरेशन में कोई एक ही फैक्टर रिप्रेजेंट होगा, और जो फैक्टर हमें दिख जाएगा F1 जनरेशन में उसे हम नाम दे देंगे डोमिनेंट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या हमेशा कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो हम उनके ट्रेड्स पढ़ते हैं, क्या उनमें से हमेशा एक डोमिनेंट ही मिलेगा आपको F1 जनरेशन में? आप बताइए, ऐसा नहीं है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो पी प्लांट पर किए थे, पी प्लांट पर किए थे, तो पी प्लांट में ऐसा ही था। लेकिन क्या बाकी सभी प्लांट्स में भी ऐसा होता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद एनसीईआरटी में अगला पैराग्राफ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। मैं इसे आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूं। पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हमेशा डोमिनेंस नहीं होता। डोमिनेंस एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल कर ले, एक्सेप्शन लेकर। दो एक्सेप्शन आपको एनसीईआरटी यहाँ पढ़ा रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा को डोमिनेंस। दोनों को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको डिस्कस करेंगे,
उसके बाद फिर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जब हम बात करते हैं बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो हम कहते हैं कि क्या हमेशा ही कैरेक्टर्स आपको ऐसे ही डोमिनेंट मिलेंगे? तो आप बताते हैं कि भाई पी प्लांट में ऐसा हुआ, मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब ऐसा हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हमें एनसीईआरटी ने पहला एक्सेप्शन जो दिया है बच्चे, वो हमें एनसीईआरटी लिख के देती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। किसके बारे में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब आप समझेंगे। कंप्लीट डोमिनेंस तो जो अभी हमने पढ़ी कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ हैं तो कैपिटल टी अपने आप को रिप्रेजेंट करवाएगा, स्मॉल टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करवाएगा। सही है। और करेक्टर्स में ब्लेंडिंग नहीं हुई है। और आप बताइए कि जो करेक्टर आना था टॉलनेस का ही आया, तो टॉलनेस का करेक्टर वहां डोमिनेंट करेक्टर है। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल लेकर दिया है यहां पर। बताइए स्नैपड्रैगन प्लांट का, है ना, एंटीराइनम स्पीसीज लिखती है एनसीईआरटी। इसमें उन्होंने कहा कि हमने दो प्लांट्स लिए। वही आपको समझना है कि जो पेरेंटल जनरेशन है बच्चे, वो प्योर लाइन होनी चाहिए। पेरेंटल जनरेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे पेरेंटल जनरेशन जो है वो प्योर लाइन होनी चाहिए। प्योर लाइन का मतलब है कि उन्होंने क्या किया कि जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें एक तो लिए रेड फ्लावर प्लांट्स, और दूसरा लिया बच्चे व्हाइट फ्लावर प्लांट। ठीक है। रेड फ्लावर प्लांट के लिए हमने कहा कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर प्लांट के लिए हमने कहा स्मॉल आर स्मॉल आर। कैरेक्टर्स आर इन पेयर्स। मेंडल के लिए आपको ये बात याद करनी होगी कि मेंडल के जो लॉज हैं या मेंडल की जो स्टडीज हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए बात आपको करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है। और आपको ये बताना है कि भाई जो कैरेक्टर हमें F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं, आंखों से हमें दिखाई देते हैं, उसे तो हम कहते हैं क्या? तो बच्चा कहता है उसे तो हम नाम देते हैं सर, हाँ, फिनोटाइप। लेकिन जो कैरेक्टर हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, हम केमिकल लेवल पर जाकर देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो याद करिए कि जब हम डोमिनेंस वाले पोर्शन की बात करते थे, टॉल और ड्वार्फ की, तो हमने F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल बताए, लेकिन F2 जनरेशन में जाके हमने कहा कि जो जीनोटाइप होता है वो 1:2:1। एक प्योर मतलब होमोजाइगस टॉल, दो हेट्रोजाइगस टॉल, और एक होमोजाइगस ड्वार्फ। लेकिन जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं, आंखों से देखने वाले की, तो 3:1 कहते हैं, 3 टॉल एक ड्वार्फ। तो क्या वैसे ही कहानी यहां पर फिट बैठती है? तो चलिए पता करते हैं। बताइए कि ये रेड फ्लावर प्लांट है बच्चे, कैपिटल आर। तो आप बताएंगे कि प्योर लाइन ट्रू लाइन प्लांट है। इससे कोई भी प्लांट अगर आप आगे बनाओगे तो सारे रेड फ्लावर वाले मिलेंगे। इससे कोई भी प्लांट आगे आप बनाओगे तो सारे व्हाइट फ्लावर वाले ही मिलेंगे। अब आप बताइए, इनमें आपने करवाया है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इससे आप क्या बनाएंगे? पहले गैमेट्स। इससे वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा आर, इससे भी वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा स्मॉल आर। सही है। ये आप बताएंगे कि इनके क्या बन गए हैं, तो हम कहते हैं कि ये गैमेट्स हैं। अब इन गैमेट्स में आपने करवाया है फ्यूजन, मींस फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से आपको जो इसका जीनोटाइप मिलेगा पेयर में, जाइगोट के अंदर, वो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप बताइए कि भाई जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसे हम अल्फाबेट कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसे हम, हाँ, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बताइए कि यहां पर कलर कैसा आएगा, रेड या व्हाइट? तो बच्चा कहता है सर रेड कलर को कैपिटल आर से लिखा है, व्हाइट कलर को स्मॉल आर से लिखा है, इसका मतलब यहाँ कलर जो आएगा वो फ्लावर का रेड कलर आएगा। लेकिन आपको बताना होगा कि जो F1 जनरेशन है, ये कौन सी? फीलियल वन प्रोजेनी F1 जनरेशन जो है बच्चे, इस F1 जनरेशन में आपको बताना है कि पिंक फ्लावर प्लांट आएगा।
मतलब जो प्लांट है उसका फ्लावर ना तो क्या रहा, रेड ना रहा व्हाइट, दोनों के बीच का कलर आ गया, बोलो पिंक कलर का फ्लावर आ गया। अब आपको यह समझना होगा कि अगर पिंक कलर का फ्लावर आ गया तो इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर में ब्लेंडिंग हो गई। मेंडल के केस में यह था कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस करवाने पर अगर टॉल की हाइट 5 फीट है तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी 5 फीट के आसपास ही आ रहा था। अगर वो बच्चे इंटरमीडिएट हाइट का हो जाता तो शायद मेंडल को अपने वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। लेकिन आप यहां सोचिए बच्चे की कैपिटल आर और स्मॉल आर के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ब्लेंडिंग हो गई है F1 जनरेशन में। तो आप बताइए कि जो F1 जनरेशन है इससे अगर हम आगे गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो आप बताएंगे कि इससे आगे गैमेट्स बनेंगे टू टाइप्स के, टू टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सही है, दो टाइप के गैमेट्स बन गए। अब आप बताओ कि अगर दो टाइप के गैमेट्स बन गए तो इनमें अगर आप क्रॉस करवाओगे, इनमें सेल्फ क्रॉसिंग करवाओगे, तो आपको यह समझना होगा कि अगर हम पन्नेट स्क्वायर की बात करें यहां पर, तो यहां हम मेल गैमेट्स को रखें और इधर हम फीमेल गैमेट्स को रखें, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये कंडीशन बनी। अब आप देखिए कि ये फ्लावर कैसे हैं, बोलो रेड। ये कैसे हैं, बोलो पिंक। ये कैसे हैं, बोलो पिंक। और ये कैसे हैं, बोलो वाइट। सही है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो F2 जनरेशन आपने यहां पर बनाई है, ये जो जनरेशन आपको दिखाई दे रही है, ये F2 जनरेशन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, फिनोटाइप की, तो बच्चा कहता है सर फिनोटाइप यहां पर जो बना है वो आपका बना है 1:2:1, क्योंकि आप बच्चे आंखों से भी जब देख रहे हैं तो तीन अलग अलग तरह के प्लांट आपको, मतलब फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लावर आपको दिख रहे हैं रेड, कैपिटल आर है कैपिटल आर। ये दिख रहे हैं पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये दिख रहे हैं व्हाइट, स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका मतलब अगर हम इसका जीनोटाइप लिखेंगे तो जीनोटाइप भी यही आएगा, 1:2:1। इसका मतलब यह हो गया है कि आपको यह समझना होगा कि जो फिनोटाइप है उसमें हम पढ़ेंगे रेड, पिंक और व्हाइट। इधर जीनोटाइप पढ़ेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ध्यान दीजिएगा कि मेंडल के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग था कि फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। लेकिन यहां पर कहानी बदल गई है बच्चे। कहानी बन गई है कि भाई जो फिनोटाइप है वैसा ही जीनोटाइप है, जो जीनोटाइप है वैसा ही फिनोटाइप है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या यहां पर आर ने अपना पूरा जोर आर स्मॉल आर पर दिखा दिया? क्या कैपिटल आर पूरी तरह से स्मॉल आर पर डोमिनेंट है? बोलो नहीं। यहां स्मॉल आर कह रहा है कि मैं भी अपना इफेक्ट शो करूंगा। और आप बताइए कि जब स्मॉल आर ने भी अपना इफेक्ट शो कर दिया तो दोनों कैरेक्टर्स में क्या हो गई? तो बोलो दोनों कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग हो गई मतलब मिक्स कलर दिखाई दे गया हमें, व्हाइट और रेड के बीच का कलर आ गया, बोलो पिंक कलर। इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन प्लांट का, जिसे कि हम एंटीराइनम के नाम से, एंटीराइनम स्पीसीज के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें तो हुई कंप्लीट। ये एनसीईआरटी ने हमें डायग्राम बना के पूरा समझाया अच्छे से, फिनोटाइप भी लिखा है और जीनोटाइप भी लिखा है। इसके बाद बात आ रही है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? भाई मेंडल के केस में तो ये था कि भाई कैपिटल टी जो था वो स्मॉल टी पर डोमिनेंट था, लेकिन यहां कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट पूरी तरह से क्यों नहीं है? क्यों कैरेक्टर्स में यहां ब्लेंडिंग हो गई है और क्यों इनके बीच का एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया है? तो आपको समझना होगा। इसके बारे में एनसीईआरटी समझाने के लिए हमें कहती है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। चलिए उस पर भी बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। चलिए
बताइए, सबसे पहले तो हमें डोमिनेंस की बात करनी है। डोमिनेंस कैरेक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है बच्चे जो F1 जनरेशन में हमें रिप्रेजेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं हम अभी। द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखिए, जब भी हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हमने कहा कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डोमिनेंट कैरेक्टर था, हमने कहा डोमिनेंट है हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी, सही है, यही था। आप ना ये समझिएगा कि जो कैरेक्टर हम पेयर में बता रहे हैं और कैपिटल टी को हम यहाँ डोमिनेंट बता रहे हैं, तो इसे आप वाइल्ड टाइप बोलो या अनचेंज्ड बोलो। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था इवोल्यूशन के दौरान, उसको हमने मान लिया है कि वो कैपिटल टी मतलब वाइल्ड टाइप था, अनचेंज था। ठीक है, बताइए अब इनमें हुए मॉडिफिकेशंस, इनमें क्या हुए मॉडिफिकेशंस। तो मॉडिफिकेशंस से आप बताएंगे कि जो कैपिटल टी था उसमें अगर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, मींस म्यूटेशंस हो जाते हैं, तो म्यूटेशन होने के बाद ये जो कैपिटल टी मतलब वाइल्ड टाइप था वो अब चेंज्ड हो गया है, या बोलो मॉडिफाई हो गया है। आप इसे मॉडिफाइड फैक्टर कह सकते हैं, आप इसे मॉडिफाइड जीन कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, दोनों में से कुछ भी बोलिए। कि चेंज हो गया है, म्यूटेशन हो गया है इसमें। वाइल्ड टाइप जो था, जैसा उसे होना चाहिए था वो वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो गए हैं, म्यूटेशंस हो गए हैं, और म्यूटेशंस होने की वजह से, हाँ आप बताइए कि वो चेंज हो गया है, थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। अब मॉडिफाई होने के बाद फैक्टर क्या करेगा, तो आप बताइए कि ये जो डोमिनेंट वाला था बोलो वो तो अनमोडिफाइड था, अनमोडिफाइड था, मतलब ऐसा ही डेवलप हुआ था। लेकिन अब जब ये मॉडिफाइड हो गया है, तो मॉडिफाइड होने के बाद ये क्या कर सकता है, बोलो मॉडिफाइड होने के बाद ये, पहली कंडीशन है कि ये नॉर्मल फंक्शन करे। मतलब जैसा काम कैपिटल टी कर रहा था वैसा ही काम ये भी करे, या काम तो करे लेकिन एफिशिएंसी इसकी कम हो जाए। काम तो ये करे लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ऐसा रहेगा तो आप बताओ कि भाई जो अनमोडिफाइड है और जो मॉडिफाइड है दोनों में कोई चेंज नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बोलो कि ये यहां पर क्या करे कि जो फैक्टर होता है, अब सबसे पहले बात आती है कि फैक्टर जो है वो काम करता कैसे है, जीन काम करता कैसे। तो सुनिएगा बात, बोलो जीन या फैक्टर, अलग से लिख के बता रहा हूं। जीन या फैक्टर बोलो डीएनए होता है, इससे बोलो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से बोलो प्रोटीन्स बनते हैं, यही प्रोटीन्स बोलो एंजाइम्स होते हैं, और यही एंजाइम्स बोलो मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करते हैं। तो जो मैं लिख रहा हूं कि नॉर्मल फंक्शन, क्या लिख रहा हूं, नॉर्मल फंक्शन और द लेस एफिशिएंट फंक्शन, इसका मतलब है कि इससे नॉर्मल एंजाइम बना है, इसका मतलब है कि इससे एंजाइम बना है और काम कर रहा है और लेस एफिशिएंट है, तभी तो ये लेस एफिशिएंट फंक्शन कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि भाई आप बताइए कि दूसरी कंडीशन है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोडक्शन हुआ है। बोलो एंजाइम तो बना है सेम टू सेम,
ये बात कब की कर रहे हैं, बोलो जब डोमिनेंट जो था हमारे पास मॉडिफाइड, जो अनमॉडिफाइड था, अनचेंज था, वाइल्ड टाइप था, उसमें म्यूटेशन होने के बाद जो चेंज हुए हैं, तो चेंज कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला चेंज की चेंज हुआ लेकिन एंजाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एंजाइम नॉर्मल काम, मतलब जीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे एंजाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, या फंक्शन में थोड़ी एफिशिएंसी कम हो गई है, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम जो है बच्चे वो प्रोडक्ट हो गया, मतलब एंजाइम बना लेकिन काम नहीं करता। और तीसरा केस बनता है नो एनी एंजाइम सिंथेसिस। और तीसरा काम है कि भाई आप समझो, एक तो मॉडिफाई होने के बाद ये प्रोसेस एज इट इज लग जाए, दूसरा कि मॉडिफाई होने के बाद ये प्रोसेस तो एज इट इज चले लेकिन यहां पर ये रुक जाए, मतलब एंजाइम बनने तक का काम है लेकिन फंक्शन नहीं करता। और दूसरी बात है कि भाई यही पूरा काम ही रुक जाए, मतलब कुछ हो ही ना, कोई एंजाइम ही ना बने, कोई फंक्शन ही ना हो। तो आपको ये समझना होगा कि भाई अगर हम बात करें इनके बारे में, ये बात एनसीईआरटी पहले हमें लिख के देती है, नीचे नीचे पेज में लिख के देगी कि भाई आप बताइए कि जब मॉडिफाई हो जाता है कोई जीन म्यूटेशंस के द्वारा तो 3 ऐसी कंडीशंस बैठती हैं। अब उसके बाद एनसीईआरटी जब आगे जाती है तो आपको क्या पढ़ाती है, मैं उस पर थोड़ी बातचीत करता हूं आपके साथ। एनसीईआरटी कह रही है कि फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस है ना, ये 3 केस आपको दिए गए हैं, इसमें एनसीईआरटी कह रही है कि जो फर्स्ट केस है इसका मतलब हुआ है कि भाई जो हमारे पास डोमिनेंट मींस जो अनमॉडिफाइड था, अनमॉडिफाइड था वो, और आप बताइए कि जो मॉडिफाइड फैक्टर था वो दोनों एक जैसा काम करें, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अनमॉडिफाइड तो नेचुरली डोमिनेंट है, मैं पहले कह रहा हूं, बार बार मैं डोमिनेंट लिख देता हूं अनमॉडिफाइड को तो है ही डोमिनेंट, लेकिन यहां बताइए कि जो मॉडिफाइड है वो भी डोमिनेंट का ही काम कर रहा है। फर्स्ट केस में बोलो जो मॉडिफाइड है वो भी डोमिनेंट का ही काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, क्योंकि फंक्शनिंग कर रहा है, लेस एफिशिएंट करे या कैसे भी करे लेकिन फंक्शनिंग कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट केस में तो जो अनमॉडिफाइड डोमिनेंट था वो मॉडिफाइड भी डोमिनेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं बोलो सेकंड एंड थर्ड केस की, तो सेकंड और थर्ड केस में आपको समझना होगा कि आपके पास जो डोमिनेंट मींस जो वाइल्ड टाइप था अनमॉडिफाइड वो, और जो है आपके पास मॉडिफाइड, सही है। आपको समझना होगा ये या तो एंजाइम बनाता है वो काम नहीं करता, या एंजाइम बनाता ही नहीं है, तो इसका मतलब सारा काम किसको करना है, बोलो डोमिनेंट वाले को करना है। किसको करना है? डोमिनेंट वाले को करना है। इसका मतलब यहां इस केस में जो मॉडिफाइड होगा वो रिसेसिव हो जाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा, तो अपने आप को रिप्रेजेंट कौन करवाएगा? तो आप बताएंगे ये वाला। तो अब आप समझिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ होगा। बोलो जब हमने मेंडल वाले टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की बात करी थी तो उस केस में तो यह हुआ कि जो कैपिटल टी था वो तो वाइल्ड टाइप मतलब अनमॉडिफाइड था, लेकिन स्मॉल टी वाला जो है वो इन सेकंड और थर्ड केस में से कोई एक था। लेकिन जब हमने बात करी किसकी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इसका मतलब कैपिटल आर तो रेड कलर के फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल आर व्हाइट कलर के फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब दोनों में क्या हो गई है? कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग हो गई है। स्मॉल आर वाला कह रहा है कि मैं भी F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट करूंगा और कैपिटल आर वाला कह रहा है कि मैं भी रिप्रेजेंट करूंगा। तो बोलो दोनों के जो फैक्टर्स थे बच्चे, दोनों के जो फंक्शंस थे उनमें ब्लेंडिंग हो गई। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो स्मॉल आर वाला हम बता रहे हैं मॉडिफाइड वाला, वो बताएंगे कि फर्स्ट केस की तरह ही काम कर रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ है, इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि भाई डोमिनेंस हमेशा डोमिनेंस नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है। ये हमें समझ में आता है जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द
डोमिनेंस का। उम्मीद करूंगा यहां तक की बातें समझ में आई हैं। दूसरा, एक एनसीईआरटी ने आपके पास एक्सेप्शन और आपको पढ़ाया है जिसे कहा जाता है को डोमिनेंस, और ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया, मैं उस पर भी अभी आपके साथ बात करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे बेटा को डोमिनेंस की, फिर उसके बाद हम डोमिनेंस खत्म करके सेग्रीगेशन की तरफ चलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर 2 पे, को डोमिनेंस की। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों के दोनों फैक्टर, दोनों के दोनों एलील्स इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट करवा दें, इक्वली। जैसे आप बताओगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो क्या हुआ था कि ना तो रेड पूरी तरह से दिख रहा था, ना व्हाइट पूरी तरह से दिख रहा था, दोनों के कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग थी आपके पास, दोनों के कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग थी आपके पास, है ना। लेकिन बताएंगे कि जब हम को डोमिनेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बच्चा कह रहा है कि को डोमिनेंस की, तो आप बताएंगे कि जब हम को डोमिनेंस की बात करते हैं तो को मतलब साथ साथ, डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, सही है। दोनों अगर साथ साथ रिप्रेजेंट हो जाए तो उसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ब्लड ग्रुप से लेती है। आप बताएंगे कि आपके, हम एग्जांपल की बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। एग्जांपल इसका हम बताते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, बोलो रेगुलेटेड बाय जीन। बताइए, इस जीन को हम नाम देते हैं आई जीन, ठीक है। ये रेगुलेट हो रहा है किससे, आई जीन से। अब आप बताइए कि जीन की डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि कैपिटल टी की डिफरेंट फॉर्म स्मॉल टी था, वो उसका एलील कहलाएगा। ऐसे ही आप बताएंगे कैपिटल आर का डिफरेंट फॉर्म स्मॉल आर था, उसे हम, हाँ, क्या बोल देंगे, एलील। तो ऐसे ही आप बताएंगे कि जब हम आई जीन की बात करते हैं तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इन ह्यूमंस जो आई जीन है इसके आपको 3 एलील्स पढ़ने हैं। फर्स्ट आई ए पढ़ना है, आई बी पढ़ना है और स्मॉल आई पढ़ना है। बताएंगे कि आई ए और आई बी जो हम अभी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ के आए हैं उसमें से फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि आई ए और आई बी नॉर्मल प्रोटीन्स का सिंथेसिस, एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं। लेकिन जो स्मॉल आई होता है बच्चे, इसे हम रिसेसिव की तरह बताते हैं, ये नॉन फंक्शनल है, या अगर फंक्शनल है, प्रोटीन्स बनाता है तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनाता है। तो सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं, आपको मैं बताऊं कि भाई प्रोटीन्स बनती कौन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। आप समझिएगा, मैं केस 1 समझाता हूं आपको। बताइए कि ये आपका लिक्विड है ब्लड प्लाज्मा। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको समझ आएगी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ये आपका है, बोलो, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस मैं बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी एक ब्लड प्लाज्मा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, काम आएंगी आपकी ये चीजें, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, ब्लड प्लाज्मा। और एक मैं तीसरा केस बताऊंगा, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। मतलब ब्लड का लिक्विड फॉर्म जो होता है ना अपना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लड प्लाज्मा। तो ये है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो केस 1 बताया मैंने, एक मैं केस 2 बताता हूं आपको, और फिर एक केस 3 बताता हूं मैं आपको, समझना मेरी बात। सबसे पहले केस 1 में बताता हूं आपको आई ए के बारे में। आप बताइए कि आपके ब्लड प्लाज्मा में एक सेल होती है बच्चे, जिसका काम है बच्चे हीमोग्लोबिन को रखना, ताकि CO2 और O2 को आप क्या कर सकें, ट्रेवल करवा सकें। उसे नाम देते हैं आप रेड ब्लड कार्पेस्कल्स। ये बताइए कि वास्तव में एक सेल है और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहां मैंने आई ए बोला है, तो बताएंगे कि जो आई ए डोमिनेंट होता है ये इस मेम्ब्रेन की सरफेस पर, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं,
11th क्लास की एनसीईआरटी में सेल बायोलॉजी चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस मतलब नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ शुगर्स एनसीईआरटी मेंशन करके देती है, जिनको कि हम ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम देते हैं। और आप बताइए कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स में ये जो ग्लाइको होता है ये शुगर है। एनसीईआरटी बेसिकली जो शुगर की बात कर रही है ना यहाँ कोडोमिनेंस के अंदर, वो इसी शुगर के बारे में बात कर रही है कि भाई ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को नाम दिया जाता है, बोलो एंटीजन। तो आप बताइए कि यहां ये जो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं उस एंटीजन का नाम है ए एंटीजन मान लीजिए। और आप बताइए कि इन्हीं आरबीसीज पर ऐसे ही दूसरे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, और इनको हम नाम देंगे, बोलो एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी को हम लिखेंगे, बोलो स्मॉल बी से। अब आप एक बात सोच के देखो, अगर मेरे पास ये कोई दूसरी आरबीसी हो, नीले रंग से बनाइए, नीले रंग से बनाता हूं, इसी ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये कोई बोलो दूसरी आरबीसी है, और इस आरबीसी की सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो बोलो कौन से होंगे, एंटीजन ए वाले और एंटीबॉडी बी वाले। मतलब सेम ब्लड ग्रुप है, तो मेरी बॉडी के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आरबीसी पर एंटीबॉडी तो मिलेगा मुझे बी और एंटीजन मुझे मिलेगा ए। तो सब में सेम है ना, सभी आरबीसी में। तो बोलो आरबीसी आरबीसी से रिएक्ट नहीं करेगी, चिपकेगी नहीं, अलग अलग रहेगी। ये आरबीसी अलग रहेगी, ये अलग रहेगी। ये कहते हैं कि हमारे में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता ही नहीं है। अब आप केस नंबर 2 की बात करो। केस नंबर 1 तो हमने पूरा कर ही लिया, अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में हम लेते हैं आई बी को, ठीक है। आई बी को एग्जाम्पल वैसे ले रहा हूं मैं। आप बताएं कि भाई इसमें एक आरबीसी है, ये इसमें ये आरबीसी है, मतलब मोर देन वन आरबीसी है, तो 2 बना ली मैंने। अब आप बताएंगे कि यहां जो एंटीजन बनेगा इन आरबीसी पर, इन आरबीसी पर जो एंटीजन बनेगा वो एंटीजन क्या होगा। तो बच्चा कहता है कि हम उसे बी एंटीजन कहेंगे, सही है बात। और एंटीबॉडी, तो बच्चा कहता है कि एंटीबॉडी हम रखेंगे इसमें ए। एंटीजन कौन सा, बी, और एंटीबॉडी तो बताएंगे कि एंटीबॉडी इसमें स्मॉल ए, उल्टा करते हैं, बी का ए। तो आप बताइए कि ये कभी आपस में जुड़ेंगी नहीं, इनका कोगुलेशन नहीं होगा, एंटीजन इंटरेक्शन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होगा। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये कभी नहीं चिपकेंगी, ये कभी नहीं चिपकेंगी। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं दोनों ब्लड्स को मिक्स कर दूं, दोनों ब्लड्स को मिक्स कर दूं, तो आप बताएंगे कि इसके पास एंटीजन क्या है, ए, और इनके पास एंटीबॉडी क्या है, ए, तो ये चिपक जाएंगी। दूसरी तरफ इसके पास एंटीबॉडी बी, इसके पास एंटीजन बी, तो ये भी चिपक जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लेंगी और दोनों आपस में चिपक जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ए वाले के ब्लड ग्रुप में बी वाले का ब्लड ग्रुप और बी वाले के ब्लड ग्रुप में ए वाले का ब्लड ग्रुप मिला दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको ये ऐसे समझना है कि भाई एनसीईआरटी जो शुगर लिख रही है वो बेसिकली इस ग्लाइकोप्रोटीन के ग्लाइको के बारे में बात कर रही है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रही है, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। और तीसरे केस में हम बात करेंगे स्मॉल आई जीन की। और बताइए कि जब स्मॉल आई जीन काम करेगा, बताएंगे कि जब स्मॉल आई जीन काम करता है तो आप बताएंगे कि जो आरबीसी होते हैं इन पर एंटीजन बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो स्मॉल आई को रिसेसिव बताते हैं, और रिसेसिव के केस में हम बताएंगे कि तीसरा केस आ जाएगा। और तीसरा केस आने का मतलब हो गया कि नॉन फंक्शनल एंजाइम या तो बनेगा नहीं, मतलब प्रोटीन्स या तो बनेंगे नहीं, या अगर बनेंगे तो फंक्शनल नहीं होंगे। तो बोलो आई वाले केस में तो ऐसा है ही नहीं। तो आप बताइए कि अगर इस मैं ओ के अंदर किसी का ब्लड मिलाऊंगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगी इनके साथ,
और इसको मैं इधर मिलाऊंगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगी इनके साथ। अब आपको यह समझना है कि भाई जिनके अंदर ये वाला केस रहता है, आई ए डोमिनेंट रहता है, आई ए डोमिनेंट, उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, ए ब्लड ग्रुप। जिनमें बी डोमिनेंट रहता है उसको हम बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिनमें आई होता है उसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। 3 ब्लड ग्रुप तो हमारे पास ये आ गए। लेकिन एक, अब जो मैं एक्सेप्शन समझा रहा हूं, अभी तक मैंने एक्सेप्शन समझाया नहीं है, को डोमिनेंस अभी आया नहीं है, को डोमिनेंस अभी आएगा, को डोमिनेंस अभी आएगा, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए, एक तो मेरे पास आई ए है और दूसरा मेरे पास आई बी है। आई ए वाले में तो केस में हम बता देंगे कि भाई मेरे पास, हाँ, ए ब्लड ग्रुप की बात कर ली, इधर मैंने बी ब्लड ग्रुप की बात कर ली, इसको मैंने ओ ब्लड ग्रुप बता दिया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आई ए और आई बी साथ साथ आ जाएंगे ना, तो आई ए और आई बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, आई ए और आई बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, तो हम कहते हैं आई ए और आई बी दोनों ही यहां पर डोमिनेंट हो जाएंगे। ये दोनों टाइप के यहां पर शुगर को प्रोड्यूस कर देंगे, इसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। अभी मैं इस पे बात करता हूं, आपको इसके बारे में समझाता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। तो अब आप देखिए कि भाई हमें एक बात समझनी होगी कि भाई जैसे हमने ओ ब्लड ग्रुप की बात करी है, हमने कहा कि इसमें एंटीजन नहीं बनते, तो आप बताएंगे कि भाई इसमें एंटीबॉडी जो होते हैं ना बच्चे, वो आपको दोनों तरह के मिल जाते हैं। एंटीबॉडी आपको इसमें ए और बी दोनों मिल जाते हैं, लेकिन एंटीजन कोई नहीं होता, मतलब इन आरबीसी पर, हाँ, एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होते हैं। अब आप सोचो कि अगर दो ब्लड ग्रुप में एक साथ मर्ज कर दूं, यहां पर मैं आई ए और आई बी दोनों को मर्ज करता हूं, मैं कहता हूं कि वो बंदा है जिसके अंदर आपको आई ए जीन भी मिलेगा और आई बी जीन भी मिलेगा। बात करते हैं उस पर थोड़ी सी। तो आप बताएंगे कि अगर आई ए और आई बी दोनों जीन मिल जाते हैं, यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, ये वाला केस मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया है, ये वाला मैं लिख देता हूं ताकि एंटीजन एंटीबॉडी रहे, इधर मिटा के मैं नया केस बनाता हूं ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, तो आप शायद मेरी बात को, डोमिनेंस को समझ पाएंगे। अब आपको यह समझना है बेटा कि भाई हमारे पास, वही बात की भाई ये ब्लड प्लाज्मा थी, अब हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। अब आप बताओ कि जो ऑर्गेनिज्म है इसमें केस नंबर 4 पढ़ते हैं हम, और इसमें बोलो आई ए जीन भी प्रेजेंट है और आई बी जीन भी प्रेजेंट है, दोनों जीन प्रेजेंट है। अगर दोनों जीन प्रेजेंट है तो बोलो बनने वाली जो आरबीसी होगी, ये बनने वाली जो आरबीसी होगी, इस आरबीसी पर आप बताइए आपको दोनों तरह की एंटीजेंस मिलेंगे। बताइए, एंटीजेंस मिलेंगे क्योंकि बनेंगे एंटीजेंस, क्योंकि आई ए काम कर रहा है, आई बी काम कर रहा है, तो बोलो इसमें एंटीजन ए भी होगा और इसमें एंटीजन बी भी होगा। अब आप सोचो कि जब हम आई ए वाले जीन को अकेला रखते हैं तो केवल एंटीजन ए वाले बनते हैं, जब हम अकेले बी को रखते हैं जीन को तो अकेले बी वाले एंटीजेंस बनते हैं। लेकिन बच्चे जब आप दोनों ही जीन को एक साथ रखते हो तो दोनों ही बन जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्लड ग्रुप में अगर हम बात करें तो आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, वो तो डोमिनेंस को शो करता है। बी ब्लड ग्रुप भी, हाँ, डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। केवल ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है जिसमें दोनों ए और बी दोनों एंटीजेंस आपको मिलेंगे, वो को डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है। अब एनसीईआरटी क्या करती है कि ये सारी कहानी पढ़ाने के बाद आपसे पूछती है कि बताओ हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप्स यू ऑब्टेन। तो आप बताइए कि हम फिनोटाइप ऑब्टेन करेंगे, यहां पर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलेंगे हमें। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ऐसे। लेकिन जीनोटाइप की अगर आप बात करोगे तो बोलो जीनोटाइप जो है वो हमारे पास बनेंगे थोड़े ज्यादा, जीनोटाइप्स हमारे पास बनेंगे थोड़े ज्यादा। अब बात आती है कि कौन कौन से बनेंगे, तो हम उन पे बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जीनोटाइप्स की, तो जीनोटाइप बेसिकली हमारे पास 6 टाइप के बनेंगे, है ना, उस पर बात कर लेता हूं मैं। देखिए, एनसीईआरटी की टेबल में 7 है लेकिन आपको 6 ही बताने हैं। तो पहले तो फिनोटाइप्स की बात करें हम, फिर हम इनके जीनोटाइप्स की भी बात करते हैं, ठीक है। फिनोटाइप कितने मिलेंगे, सबसे पहले फिनोटाइप पे आते हैं। फिनोटाइप
टाइप्स, मतलब कितने टाइप के ब्लड ग्रुप? बोलो 4। बोलो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये तो हमें 4 क्या मिले हैं? बोलो ब्लड ग्रुप्स मिले हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, पेयर्स में जीन होते हैं, तो इनके अब हम जीनोटाइप्स की बात करेंगे। तो आपको बताना है कि इनके जीनोटाइप्स, जैसे ए है तो इसमें दोनों जीन अगर डोमिनेंट वाले आई ए रहे तो हाँ आप बताएंगे कि भाई ए ब्लड ग्रुप आएगा। या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव स्मॉल आई आए तो भी ए ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि आई ए तो एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बना के बताया था कि केवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। तो दोनों में से कोई एक, ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये भी ए ब्लड ग्रुप है, ये दोनों का जीनोटाइप। बी ब्लड ग्रुप में आप बताएंगे कि आई बी और आई बी दोनों डोमिनेंट साथ में हो, या आई बी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आई ए साथ में हो, तो भी बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी के केस में आप बताइए आई ए और आई बी, और ब्लड ग्रुप ओ के केस में बताइए स्मॉल आई स्मॉल आई। बच्चा कहता है कि आपने तो 6 ही जीनोटाइप बनाए हैं, एनसीईआरटी की टेबल में तो 7 है। आप घबराइएगा मत, उसने इसी को क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया आई बी आई ए। बात एक ही है, वो पेरेंट्स को दिखाते हुए लिख रहे हैं। तो आप बताएंगे कि भाई टोटल हमें 6 टाइप के जीनोटाइप यहां मिल रहे हैं। अगर इनके अंदर हम एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें, एंटीजन और एंटी बॉडी, तो बताइए ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है। बी ब्लड ग्रुप में आप बताइए एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होती है। ब्लड ग्रुप ए बी में बोलो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होती। और ब्लड ग्रुप ओ में आप बताएंगे एंटीबॉडी तो सॉरी एंटीजन तो कोई नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है। आपको समझना होगा कि ये जो है बच्चे यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबका ब्लड ले सकता है। ये ब्लड वाले बताते हैं अपना काम नहीं है। और ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है, लेगा केवल ओ से ही, क्योंकि इसमें आपको बताना होगा कि एंटीबॉडी ए भी तैयार बैठी है इंटरेक्ट करने के लिए, इसलिए केवल ओ से ही ब्लड लेगा। कोई और आएगा, ए डाल दोगे तो भी इंटरेक्ट हो जाएगा, बी आएगा तो भी इंटरेक्ट हो जाएगा। और यहां बताइए सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं कोई, तो इंटरेक्शन के चांस ही नहीं है। तो इसलिए आपको समझना होगा। तो आपको बताना है कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, इसमें से कोडोमिनेंस का एग्जांपल केवल और केवल आपको ये बताना है। फिर एनसीईआरटी क्या करती है कि भाई इसको खत्म करते टाइम, मतलब इस टॉपिक को खत्म करते करते एनसीईआरटी आपको एक बात और बता देती है। एनसीईआरटी आपको क्या बता देती है? एनसीईआरटी कहती है कि आपको लगता है कि इसमें आपके पास इतने सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 आप पढ़ रहे हो, मतलब टोटल टेबल में 7 है। मजे की बात है एनसीईआरटी ने टेबल में 7 दिखाए हैं, थ्योरी में 6 ही लिखे हैं टेबल के ठीक ऊपर। तो 6 ही कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन, आप इसमें घबराइएगा मत, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो आपको बताना है। तो एनसीईआरटी कहती है कि यहां पर आपको एक से ज्यादा एलील मिल रहे हैं। बोलो हाँ, आई ए आई बी और स्मॉल आई, 3 एलील अलग अलग मिल गए एक ही जीन के। तो एनसीईआरटी कहती है कि क्या ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है? आप बताइए हाँ। अब बच्चा कहता है सर मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? बोलो मल्टीपल एलील्स होते हैं, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स और एक जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म एलील्स। लेकिन आप बताइए एक जीन की मल्टीपल फॉर्म भी हो सकती है, इसे मल्टीपल एलील कहा जाता है, लेकिन ये आपको कभी भी एक ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। बताइए कि मल्टीपल एलील्स को पढ़ने के लिए हमेशा ऑर्गेनिज्म नहीं पॉपुलेशन चाहिए होती है, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी सुटेबली हो सकती है कहां पर? तो हम बताते हैं कहां पर हो सकती है, तो हमारा आंसर होता है बच्चे पॉपुलेशन में। एक तो ये बात क्लियर करिए। अब आगे मैं बढ़ता हूं तो एनसीईआरटी आपको बताती है कि भाई जो डोमिनेंस है वो एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है जीन का। डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनॉमस फीचर, एन ऑटोनॉमस फीचर फॉर द जीन। चलिए बात करते हैं इस पे भी। ऑटोनॉमस फीचर नहीं है, इसका मतलब है हमेशा डोमिनेंस ही हो, ये जरूरी नहीं होता।
मतलब आप डोमिनेंस को पढ़ रहे हो, आपने कहा कि भाई डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, आप कह रहे हो कंप्लीट डोमिनेंस है ना, ऐसे। तो आप बताइए कि एक्सेप्शन है, डोमिनेंट जीन हमेशा डोमिनेंट की तरह काम करेगा ये जरूरी नहीं है। तो आप बताएंगे कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, बताइए ऐसे, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन, डोमिनेंस नोट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। कि मैं कहूं कि भाई मैं तो डोमिनेंट जीन हूं, मैं तो हमेशा डोमिनेंट ही रहूंगा, मैं तो डोमिनेंट हूं, मैं तो हमेशा डोमिनेंट ही रहूंगा, तो बताइए ये सही बात नहीं है, नहीं है। आपको बताना है, इसमें एनसीईआरटी हमें समझा रही है कि भाई जैसे ना आप इसका एग्जांपल, एनसीईआरटी ये बात तो बाद में लिखती है, ये वाली बात तो एनसीईआरटी आपके लिए बाद में लिखती है एग्जांपल के लिए, ये वाली बात तो एनसीईआरटी बाद में लिखती है, एग्जांपल पहले लिखती है। किसका? बोलो, स्टार्च ग्रेन्स इन पी प्लांट। अब स्टार्च ग्रेन में एनसीईआरटी कह रही है कि जब आप स्टडी करोगे पी के अंदर स्टार्च के स्टोरेज की, तो आपको जो स्टार्च अंदर मिलेगा, अंदर आपको जो स्टार्च मिलेगा, स्टार्च के स्टोरेज की जब आप बात करते हैं, तो आपको बताना होगा कि ये जो स्टार्च होता है सीड के अंदर, ग्रेन के अंदर, सीड के अंदर अलग अलग साइज में मिलता है, आपको अलग अलग साइज में मिलता है। कैसे? अब एनसीईआरटी कह रही है कि इस स्टार्च ग्रेन के साइज को रेगुलेट करना है, रेगुलेट साइज बाय जीन बी। अब आप बताइए कि अगर कैपिटल बी है ना, पी प्लांट के अंदर, तो कैपिटल बी होने का मतलब है कि लार्ज साइज आएगा ग्रेन्स का, और अगर स्मॉल बी है तो आप बताएंगे स्मॉल साइज आएगा ग्रेन्स का। भाई स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो लार्ज मिलेगा कैपिटल बी के साथ, स्मॉल मिलेगा स्मॉल बी के साथ। तो बात आती है कि कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ क्या होगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ क्या होगा। तो आप बताइए कि यहां पर आपको ना लार्ज ना स्मॉल, आपको मिलेगा यहां इंटरमीडिएट साइज। सही है? इसका मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया है आपके पास। समझ रहे हैं मेरी बात? कैरेक्टर में ब्लेंडिंग हो गई ना। तो इसका मतलब डोमिनेंस हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता। अब बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, चलो ये तो हमें समझ में आई आपकी बात, क्या मैं इसमें ये वाला जो बात है ये इसने स्टार्च ग्रेन के साथ एग्जांपल देके बताया, ये स्नैप ड्रैगन वाले प्लांट में भी तो बता सकता था। वहां बताते ना बच्चे, तो कलर से साइज डिसाइड नहीं कर पाते आप। कलर में तो ये है कि रेड कलर भी आ रहा है, व्हाइट कलर भी आ रहा है, अब कितना आ रहा है ये किसको क्या पता। ये पिंक कलर आ गया, समझ आ रहा है, पिंक के भी अलग अलग शेड होते हैं ना। तो कलर देख के मैं बता नहीं सकता कि रेड कितना है, लेकिन साइज देख के बता सकता हूं मैं कहता हूं कि जब कैपिटल बी अकेला काम करता है तो लार्ज साइज प्रोड्यूस करता है, स्मॉल बी स्मॉल साइज प्रोड्यूस करता है। इस हिसाब से तो कैपिटल बी को पूरा बड़ा साइज प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन स्मॉल बी साथ में आने के बाद वो अपने डोमिनेंस को उस लेवल तक नहीं लेके जा सका। क्या उसने ये वाला साइज गेन किया? नहीं किया। किसके साथ? स्मॉल बी के साथ। इसका मतलब ये इसका ऑटोनोमस फीचर है ही नहीं। हमेशा कैपिटल बी डोमिनेंट ही होगा ये जरूरी नहीं है, हमेशा कैपिटल वाला लेटर डोमिनेंट ही होगा ये जरूरी नहीं है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट हुआ आपका एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से। अब बीच में जो पैराग्राफ छुड़वाया था मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, उसमें मैं बात करता हूं, फिर हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की तरफ चलेंगे। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई हैं। अब मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता हूं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है वो आपको समझना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहां सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चे सेपरेट होना, अलग होना। सबसे पहले तो ये समझो आप, ये आपको बताना है कि जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मियोसिस के द्वारा जो गैमेट्स बनते हैं उन पे ही ये लगेगा, क्योंकि सेग्रीगेशन मियोसिस के दौरान होता है। हमने अभी अभी पढ़ा
कि कैरेक्टर्स regulated by factors or genes which are present in pair। बच्चा कहता है यस समझ आया। तो एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास मेंडल के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक तो हमने कहा कि हमारे पास टॉल प्लांट था, एक हमारे पास बोलो ड्वार्फ प्लांट था। हमने कहा कि इसका कैपिटल टी ये स्मॉल टी था, और जब गैमेट्स बने तो गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो गए। बच्चा कहता है यस, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो गए, और फिर इनमें फर्टिलाइजेशन होके कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ये F1 जनरेशन आई। इससे बोलो हमने बताया है लॉ ऑफ डोमिनेंस को F1 जनरेशन से। लेकिन जब आप F2 जनरेशन निकालते हैं तो इससे आप जो गैमेट्स बनाते हैं वो दो टाइप के गैमेट्स बनाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ही प्लांट है, एक ही जनरेशन है, उससे दो टाइप की गैमेट्स बना रहे हैं आप। तो आप बताएंगे कि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, हालांकि आप देखिए F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट था। लेकिन जब आप F2 जनरेशन बनाने के लिए F1 जनरेशन के गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको समझना होगा कि भाई गैमेट्स बनते टाइम अगर मैं यहां मेल गैमेट और इधर फीमेल गैमेट्स को रखूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव जीन प्रेजेंट था, अब गैमेट बनते टाइम ये रिसेसिव जीन यहां से अलग हो गया, ये रिसेसिव जीन यहां से अलग हो गया, और उसने अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में जाके इंडिपेंडेंटली क्या कर दिया है बच्चे, रिप्रेजेंट कर दिया। इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अभी तक ये हो रहा था कि जो रिसेसिव जीन है जब वो डोमिनेंट के साथ था तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ये रिसेसिव जीन गैमेट बनते टाइम अलग हुआ तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगा, इसलिए तो ड्वार्फनेस का प्लांट आ गया ना। सेम केस आप पढ़ सकते हैं किसके लिए, आप बताइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। वही स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर हमने रेड फ्लावर वाला प्लांट पढ़ा, हमने व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट पढ़ा। सुनना मेरी बात ध्यान से, आप बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर इनसे बने गैमेट्स, इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर, ये गैमेट्स बने, बिल्कुल बने। अब आप बताइए कि इन गैमेट्स में जब हमने आगे फ्यूजन की बात करी तो फ्यूजन से हमें कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर का फ्लावर मिला बच्चे F1 जनरेशन के अंदर। बच्चा कहता है यस। लेकिन अब आप देखिए कि इससे गैमेट्स दो टाइप के बनेंगे आपके पास, स्मॉल आर और कैपिटल आर वाले गैमेट्स बने। अब इन गैमेट्स में जब आप क्रॉस करवाकर F2 जनरेशन निकालेंगे तो क्या आपको दोबारा व्हाइट कलर के फ्लावर मिलेंगे? क्या आपको दोबारा व्हाइट कलर के फ्लावर मिलेंगे? बोलो यस, हमें व्हाइट कलर के फ्लावर मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ है कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ आता है तो अपने आप को रिप्रेजेंट पूरी तरह से नहीं कर पाता, या स्मॉल टी जब कैपिटल टी के साथ आता है तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट्स बनते टाइम ये फिर उससे अलग हो जाएगा, डोमिनेंट से अलग हो जाएगा और अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा। देखो व्हाइट कलर के फ्लावर आ गए। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था वो कैरेक्टर हमें रिप्रेजेंट हो गया है कहां पर, F2 जनरेशन में। इसका मतलब उसका F1 जनरेशन से गैमेट बनते टाइम सेग्रीगेशन हो गया, गैमेट के अंदर इंडिविजुअली ये जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो चले जाते हैं। मैं इसको आपको समझाऊं कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि ये सेग्रीगेशन कब होता है तो आपको बताना है कि ये सेग्रीगेशन होता है मियोसिस के दौरान, क्योंकि आपको बताना होगा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स या सेग्रीगेशन ऑफ द जीन्स या सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स कब होता है। तो आप बताना सेग्रीगेशन अकर्स इन मियोसिस, और मियोसिस में भी याद करना आप एनाफेज 1। मैं आपको समझाता हूं, जब आप मियोसिस में मेटाफेज 1 की बात करते हैं तो मियोसिस 1 में, मेटाफेज 1 में, ये मियोसिस 1 है, तो बताइए कि मियोसिस 1 में, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में, तो बताइए इक्वेटर पर आकर अरेंज होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में इक्वेटर पर आकर अरेंज होते हैं। इनको अरेंज करने का काम कौन करता है? हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स।
तो आप समझिए कि अगर यहां पर कैपिटल टी है और यहां पर स्मॉल टी है ना, यहां पर मैं कहूं कैपिटल आर है और यहां पर स्मॉल आर है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तो बताइए कि एनाफेज वन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम इस एंड पर चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम इस एंड पर चला जाएगा, और इनको एंड्स पर लेके जाने का काम स्पिंडल फाइबर्स करते हैं, वो इनको खींच लाए। तो बताओ कि कैपिटल टी तो इधर आ गया, स्मॉल टी इधर आ गया, कैपिटल आर इधर आ गया, स्मॉल आर इधर आ गया। इसका मतलब यहां से जो सेल बनेगी उसमें आपको कैपिटल टी में से, मतलब दोनों में से, पेयर में से इसमें केवल स्मॉल टी मिलेगा, कैपिटल टी मिलेगा, और इधर जो सेल आएगी उसमें केवल स्मॉल टी मिलेगा। इसे सेग्रीगेशन कहा जाता है। बताइए जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेशन तो होना ही होना है। आप बताइए इस सेग्रीगेशन का दूसरा नाम डिसजंक्शन भी है, याद रखना आप, डिसजंक्शन भी है, मियोसिस में पढ़ते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा बेटा कि कभी कभी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डिसजंक्शन तो हो ही रहा है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी बोलो कुछ केसेस में यहां नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। अब बच्चा कहता है नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स का ये जो पेयर था ना, ये पेयर में से एक क्रोमोसोम उस पोल पे जाना चाहिए था, एक क्रोमोसोम इस पोल पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। और आप बताएंगे कि दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो इसी सेल में आ गए, तो इसमें एक ही रह गया, इसमें तीन हो गए, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का। इससे क्या सिंड्रोम्स पैदा होते हैं, ये कहानी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम मेंडलियन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। लेकिन आप बताइए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस नॉन डिसजंक्शन को आप इसका एक्सेप्शन मान सकते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला पैराग्राफ भी आप पढ़ दीजिएगा बच्चे, इसलिए उसके कोई एक्सेप्शन एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स की, और क्लास के लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िएगा, पूरी कंप्लीट करवाई है मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की। अभी तक हम वन जीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, और लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा बेटा। मिलते हैं।